साल 2003 के उन दिनों में जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर के घने और खतरनाक जंगलों के बीच, जहां तक पहुंचना आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन था, बाह चुपचाप एक ऐसा अड्डा बना लिया था जिसे उन्होंने खुद मिनी पाकिस्तान का नाम दिया था। और ये नाम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं दिया था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा और खतरनाक मकसद छिपा हुआ था। इसके जरिए वो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी के लिए इस मिनी पाकिस्तान को तैयार कर रहे थे, जहां सैकड़ों विदेशी और प्रशिक्षित आतंकी एक साथ रहकर भारत के खिलाफ बड़े हमलों की तैयारी कर रहे थे। कहानी शुरू होती है साल 1999 से, जब कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना का पूरा ध्यान कश्मीर के उस हिस्से पर केंद्रित था जहां भारतीय जवान दुश्मन को खदेड़ने के लिए दिन रात लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन तभी लाइन ऑफ कंट्रोल से करीब 20 किलोमीटर दूर पुंछ के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा इलाका हिल्का का, जहां सब कुछ सामान्य था, बाह अचानक धीरे धीरे कुछ ऐसा होने लगा जिसने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। इस शांत इलाके में अचानक बकरी चराने वालों की संख्या बढ़ने लगी और पहली नजर में बढ़ती संख्या के लोग देखने पर बिल्कुल आम बकरवाल लग थे। उनका पहनावा भी वैसा ही था जैसे वहां के लोगों का था और उनके साथ बकरियां भी थीं। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो एक चीज साफ समझ आती, ये लोग सामान्य नहीं थे, क्योंकि जहां आम चरवाहों के हाथ में बकरियों को हाँकने की लकड़ियां होती हैं, वहीं इन लोगों के हाथों में भारी भरकम बक्से थे जिन्हें वो बड़ी सावधानी से लेकर चलते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये लोग हमेशा गांव वालों से दूरी बनाकर रखते थे, किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे और नजरें मिलाने से भी बचते थे। और इसी से धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि ये लोग बाहर से आए हुए घुमंतू नहीं हैं, बल्कि ये एक सुनियोजित तरीके से यहाँ पहुंचे हुए लोग हैं जो किसी बड़े मकसद के साथ इस इलाके में घुस चुके हैं। और सच ये था कि ये करीब 300 से ज्यादा हाईली ट्रेंड आतंकी थे जो पाकिस्तान से सीमा पार करके इस इलाके में दाखिल हुए थे। ये आतंकी किसी एक संगठन से नहीं थे, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा, अल बद्र और जैश-ए-मोहम्मद जैसे खतरनाक संगठनों का एक जॉइंट ग्रुप था जो पूरी प्लानिंग के साथ इस इलाके में आया था। और बिना सेना को भनक लगे इन्होंने हिलकाका के घने जंगलों में अपना बेस बनाना शुरू कर दिया था। इनका तरीका इतना चालाक था कि किसी को शक भी नहीं हुआ, क्योंकि बाहर से देखने पर यह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा जाल बुना जा रहा था जो आने वाले समय में पूरे इलाके के लिए खतरा बनने वाला था। धीरे धीरे ये लोग जंगलों के अंदर गायब होने लगे और वहीं से शुरू हुई मिनी पाकिस्तान की असली कहानी। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा खेल जो कई सालों तक किसी की नजर में नहीं आया, क्योंकि उसी समय देश एक और बड़ी लड़ाई में उलझा हुआ था। और इसी मौके का फायदा उठाकर इन आतंकियों ने अपने कदम मजबूत करने शुरू कर दिए। उस समय सीमा के उस पार बैठे आतंकी संगठनों ने एक साथ मिलकर इस इलाके को अपना नया ठिकाना बनाने का फैसला किया, क्योंकि यह क्षेत्र उनके लिए रणनीतिक रूप से बेहद फायदेमंद था। यहाँ से भारत में घुसना आसान था और घुसने के बाद छिपे रहना उससे भी ज्यादा आसान, क्योंकि चारों तरफ घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और ऐसे रास्ते थे जिनसे सिर्फ वही लोग गुजर सकते थे जिन्हें इस इलाके की पूरी जानकारी हो। धीरे धीरे इन लोगों ने इस पूरे इलाके को समझना शुरू किया, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, कहां से आना सुरक्षित रहेगा और कहां से सेना की नजर पड़ सकती है। और इसी समझ के साथ उन्होंने जंगलों के अंदर अपने ठिकाने बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में छोटे छोटे छिपने के स्थान बनाए गए, लेकिन समय के साथ इन्हें और मजबूत और सुरक्षित बनाया गया। जमीन के नीचे ऐसे बंकर तैयार किए गए जिन्हें ऊपर से पहचानना लगभग नामुमकिन था। बाहर से ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी का हिस्सा लगते थे, लेकिन अंदर ये पूरी तरह से सुरक्षित ठिकाने थे जहां कई लोग एक साथ रह सकते थे। और इसके साथ ही इन बंकरों को इस तरह जोड़ा गया कि एक जगह से दूसरी जगह बिना बाहर आए जाया जा सके। सिर्फ छिपने की जगह बनाना ही इनका मकसद नहीं था, बल्कि उन्होंने यहाँ लंबे समय तक टिके रहने की पूरी तैयारी की थी। बड़ी मात्रा में राशन जमा किया गया, सर्दियों के लिए कपड़े रखे गए और हथियारों का इतना बड़ा जखीरा इकट्ठा किया गया कि वो किसी भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। और यही वो समय था जब ये पूरा इलाका एक मजबूत बेस में बदल चुका था। धीरे धीरे इस नेटवर्क का विस्तार इतना बढ़ गया कि यह सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई किलोमीटर तक फैल गया, जहां अलग अलग जगहों पर अलग अलग ग्रुप मौजूद थे और हर ग्रुप का काम तय था। कोई सप्लाई संभाल रहा था, कोई सुरक्षा देख रहा था और कोई हमलों की योजना बना रहा था। अब इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए आतंकियों को सिर्फ अपने लोगों पर निर्भर रहना काफी नहीं था, क्योंकि इतने बड़े इलाके में लगातार काम करने के लिए उन्हें स्थानीय मदद की जरूरत थी। और यहीं से उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई
जिसमें उन्होंने आसपास के गुर्जर और बकरवाल लोगों को अपने काम में शामिल करना शुरू किया। कई जगहों पर इन लोगों को डराकर, धमकाकर और बंदूक की नोक पर मजबूर किया गया कि वो उनके लिए काम करें, उन्हें पहाड़ों के खतरनाक रास्तों से ऊपर तक ले जाएं, उनके सामान को ढोएं और उन्हें ऐसे रास्तों से गुजारें जहां से बिना गाइड के जाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि उन पहाड़ियों के रास्तों की असली जानकारी सिर्फ स्थानीय लोगों को ही थी। धीरे धीरे आतंकियों ने एक पूरा नेटवर्क तैयार कर लिया, जिसे ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGW कहा जाता था। ये लोग बाहर से बिल्कुल आम नागरिकों की तरह दिखते थे। इनके पास पहचान पत्र होते थे और ये खुलेआम बाजारों में घूम सकते थे, जिससे किसी को इन पर शक नहीं होता था। दिन के समय यही OGW बाजारों से राशन, दवाइयां, टेंट का सामान और अन्य जरूरी चीजें खरीद कर लाते थे और दुकानदारों को ऐसा लगता था कि ये सब सामान किसी आम चरवाहे या स्थानीय आदमी के लिए लिया जा रहा है, लेकिन असल में ये सारी सप्लाई सीधे जंगलों में बने आतंकियों के अड्डों तक पहुंचाई जाती थी। रात के अंधेरे में यही सामान खच्चरों के जरिए ऊपर पहाड़ों तक ले जाया जाता था और इस पूरी प्रक्रिया को इस तरह से अंजाम दिया जाता था कि किसी को भनक तक न लगे, जिससे आतंकियों की सप्लाई लाइन लगातार मजबूत बनी रही और उनका नेटवर्क बिना रुके चलता रहा। जब उनका पूरा सिस्टम मजबूत हो गया और उन्हें यकीन हो गया कि अब कोई उन्हें रोक नहीं सकता, तब उन्होंने अपने असली मकसद पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे इस पूरे इलाके में हमलों की शुरुआत होने लगी। जहां कभी स्थानीय लोगों को निशाना बनाया जाता, कभी सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया जाता और पूरे क्षेत्र में डर का माहौल बना दिया गया। अगर किसी पर जरा सा भी शक होता कि वह सेना या पुलिस को जानकारी दे सकता है, तो उसे बिना किसी चेतावनी के मार दिया जाता, जिससे पूरे इलाके में ऐसा खौफ फैल गया कि कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता था और इसी डर के कारण उनका नेटवर्क और ज्यादा मजबूत होता चला गया। धीरे धीरे ये हमले बढ़ने लगे। अलग अलग जगहों पर सेना के काफिलों पर घात लगाकर फायरिंग की जाने लगी, चौकियों को निशाना बनाया जाने लगा और हर बार हमला करके ये आतंकी फिर से उन्हीं जंगलों में गायब हो जाते, जहां तक पहुंच पाना सेना के लिए बेहद कठिन था। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि हमले हो रहे थे, नुकसान हो रहा था, लेकिन दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था और यही सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी, क्योंकि भारतीय सेना एक ऐसे दुश्मन से लड़ रही थी जिसका कोई स्पष्ट ठिकाना नहीं था, लेकिन जो हर बार हमला करके गायब हो जाता था। कई महीनों तक यही स्थिति बनी रही। सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी, लेकिन हर बार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता था, क्योंकि दुश्मन हर बार उनके आने से पहले ही गायब हो जाता था। और इसी उलझन के बीच एक दिन एक छोटी सी जानकारी ने पूरे खेल को बदल दिया। नीचे के इलाकों के बाजारों में एक अजीब सी गतिविधि देखी गई, जहां कुछ अनजान लोग सामान्य कीमत से कई गुना ज्यादा पैसे देकर खच्चर खरीद रहे थे और ये सिलसिला सर्दियों से ठीक पहले शुरू हुआ था, जब आमतौर पर इस तरह की खरीदारी कम हो जाती है। और यही बात इंटेलिजेंस एजेंसियों को खटक गई। जब इस पूरे मामले की गहराई से जांच की गई तो पता चला कि ये खच्चर सिर्फ सामान ढोने के लिए नहीं, बल्कि पहाड़ों के अंदर बने उन गुप्त अड्डों तक भारी हथियार, राशन और निर्माण सामग्री पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, क्योंकि उन दुर्गम रास्तों पर सिर्फ स्थानीय गाइड ही सुरक्षित तरीके से सामान पहुंचा सकते थे। इसके बाद सेना ने जल्दबाजी में कार्रवाई करने के बजाय एक जाल बिछाने का फैसला किया और उन रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी जहां से आतंकी नीचे सामान लेने आते थे। और फिर एक रात जब कुछ आतंकी अपने साथ खच्चर और पोर्टर्स लेकर नीचे आए, तभी सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अचानक अंधेरे में एक सख्त आवाज गूंजी कि अपने हथियार डाल दो, लेकिन घबराए हुए आतंकियों ने बिना सोचे समझे फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में तेज क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें 2 आतंकी मौके पर ही मारे गए, जबकि तीसरा आतंकी भागने में असफल रहा और उसे जिंदा पकड़ लिया गया। जब इस पकड़े गए आतंकी से पूछताछ की गई तो शुरुआत में उसने गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्त पूछताछ और दबाव के आगे ज्यादा देर टिक नहीं सका और आखिरकार उसने वो सच बता दिया जिसने पूरे ऑपरेशन की दिशा बदल दी। उसने बताया कि वो लोग सिर्फ छोटे ग्रुप नहीं हैं, बल्कि ऊपर पहाड़ों में सैकड़ों विदेशी आतंकी मौजूद हैं, जिन्होंने मजबूत कंक्रीट के बंकर बना रखे हैं और वो एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और यही वो जानकारी थी जिसने सेना को ये समझा दिया कि अब ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक बड़े खतरे को खत्म करने की लड़ाई है। इसके बाद भारतीय सेना ने तुरंत एयर सर्विलांस शुरू किया। हल्के और तेज हेलीकॉप्टरों को उस इलाके के ऊपर भेजा गया ताकि ऊपर से निगरानी की जा सके, लेकिन आतंकी इतने चालाक थे कि उन्होंने अपने बंकरों को इस तरह छुपाया था कि वो ऊपर से देखने पर पहाड़ का ही हिस्सा लगते थे। लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती ने उन्हें बेनकाब कर दिया, क्योंकि बंकरों के अंदर जल रहे हीटर की वजह से ऊपर की बर्फ पिघल रही थी
और कुछ जगहों से हल्का धुआं उठता दिखाई दे रहा था और यही वो संकेत था जिसने उनके छिपे हुए अड्डों की असली लोकेशन बता दी। अब सेना के पास पूरी जानकारी थी, दुश्मन की ताकत का अंदाजा हो चुका था और ये भी साफ हो गया था कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। इसीलिए एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू की गई, जिसमें सिर्फ जमीन से हमला नहीं बल्कि हवा और जमीन दोनों तरफ से एक साथ हमला करने की योजना बनाई गई। धीरे धीरे पूरी तैयारी पूरी हो चुकी थी। सैनिक अपनी पोजीशन ले चुके थे, हथियार तैयार थे और दुश्मन को खत्म करने का फैसला भी हो चुका था और अब सिर्फ इंतजार था उस सही समय का जब इस मिनी पाकिस्तान को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाए। फिर एक सुबह करीब 5:30 का समय था। पीर पंजाल की पहाड़ियों पर धीरे धीरे रोशनी फैलने लगी थी और विजिबिलिटी साफ होने लगी थी, लेकिन आतंकियों को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके चारों तरफ मौत का घेरा बन चुका है। और तभी अचानक आसमान में हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट गूंजी, जिसने पूरे इलाके की खामोशी को तोड़ दिया। इससे पहले कि आतंकी संभल पाते और अपनी पोजीशन लेकर जवाबी फायरिंग शुरू करते, हेलीकॉप्टरों से सटीक निशाने पर रॉकेट दागे जाने लगे और कुछ ही पलों में कई बंकरों की छतें उड़ गईं, जिससे उनका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम और कमांड स्ट्रक्चर बिखर गया और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसी अफरा तफरी के बीच वो कमांडो सक्रिय हुए जो रात के अंधेरे में पहले से ही आतंकियों के बंकरों के पास अपनी पोजीशन लेकर बैठे थे और जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने तेजी से आगे बढ़कर एक एक बंकर को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जहां वो बंकरों के वेंटिलेशन या एंट्री पॉइंट के पास पहुंचकर अंदर ग्रेनेड फेंकते और बाहर निकलने की कोशिश करने वाले आतंकियों को वहीं खत्म कर देते। लेकिन कुछ बंकर ऊंचाई पर बने हुए थे जहां बैठे आतंकियों ने अपनी हैवी मशीन गनों से जोरदार फायरिंग शुरू कर दी और गोलियों की इस तेज बौछार ने कुछ समय के लिए सेना की आगे बढ़ने की गति को धीमा कर दिया, क्योंकि खुले में आगे बढ़ना बेहद खतरनाक हो चुका था। जब हेलीकॉप्टर नीचे आकर फिर से हमला करने की कोशिश करते तो आतंकियों ने अपनी मशीन गनों का रुख आसमान की तरफ कर दिया और उन्हें निशाना बनाने लगे, जिससे हालात और ज्यादा गंभीर हो गए, क्योंकि अब लड़ाई जमीन के साथ साथ आसमान में भी चल रही थी। ऐसे में भारतीय सेना ने अपनी रणनीति बदलते हुए भारी हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया और कमांडो यूनिट्स ने सटीक निशाने पर रॉकेट लॉन्चर से उन बंकरों पर हमला किया जहां से सबसे ज्यादा फायरिंग हो रही थी। और जैसे ही ये हमले सफल हुए, मजबूत समझे जाने वाले वो बंकर भी कुछ ही पलों में नष्ट हो गए और आतंकियों की ताकत तेजी से टूटने लगी। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। आतंकियों का कमांड सिस्टम खत्म हो चुका था, उनका नेटवर्क बिखर चुका था और उनमें डर साफ दिखाई देने लगा था, जिसके बाद उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश शुरू कर दी और वो भारी हथियार और सामान वहीं छोड़कर पहाड़ियों की तरफ भागने लगे। लेकिन भारतीय सेना पहले से तैयार थी। उन सभी रास्तों पर ब्लॉकिंग फोर्स तैनात की जा चुकी थी जहां से आतंकी भाग सकते थे और जैसे ही ये आतंकी बर्फ से ढके दर्रों की तरफ भागे, वो सेना के स्नाइपर्स और मशीन गनों के लिए खुले लक्ष्य बन गए और एक एक करके वहीं ढेर कर दिए गए। कुछ ही समय में पूरे इलाके से आतंकियों का सफाया हो चुका था और जब सेना ने उन बंकरों की तलाशी ली तो वहां से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, राशन, मेडिकल सप्लाई और ऐसे उपकरण बरामद हुए जो ये साबित करते थे कि ये कोई छोटा ठिकाना नहीं बल्कि एक बड़े युद्ध की तैयारी थी। इस ऑपरेशन के साथ ही मिनी पाकिस्तान का पूरी तरह अंत हो गया और एक ऐसा खतरा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया जो कई सालों से इस इलाके में पनप रहा था और जिसने पूरे क्षेत्र में डर और आतंक का माहौल बना रखा था। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में भारत माता की जय जरूर लेकर जाना।